कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 को, जब एक रग्बी टीम अपना फाइनल मैच खेलने के लिए अमेरिका से चिली की तरफ रवाना होती है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल एक फ्लाइट थी और इस प्लेन के अंदर बैठे सभी प्लेयर्स बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनमें से कई लोग पहली बार प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और ये सब पहली बार अपने देश के बाहर किसी दूसरे देश में जा रहे थे। कुछ प्लेयर्स के साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी थे, जो कि अपने बच्चों को गेम में सपोर्ट करने के लिए उनके साथ जा रहे थे। तो खैर, अब प्लेन टेक ऑफ करने के बाद जब वह एंडीज पर्वतमाला होकर चिली की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। अंदर बैठे सभी प्लेयर्स बहुत ही खुश थे और वे खिड़की की सीट से बर्फ से ढके इस पहाड़ के असाधारण नजारे देख रहे थे। लेकिन वे जानते ही नहीं थे कि बस कुछ ही मिनटों के बाद उनके साथ ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसके बारे में सोचने से भी शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। तो कुछ देर बाद अचानक से ही मौसम खराब होने लगता है। बहुत तेज बर्फ का तूफान आ जाता है, जिसके चलते उनका यह प्लेन बहुत तेज झटके खाने लगता है। झटकों की वजह से सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं, लेकिन अंदर बैठा एक आदमी बोलता है कि अरे चिंता मत करो, जब कोई प्लेन पहाड़ के ऊपर से जाता है तब प्लेन में ऐसा टर्बुलेंस होता ही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे तैसे प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और इस प्लेन का टर्बुलेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते प्लेन के अंदर मौजूद सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। ये देखकर लोगों के बीच हड़कंप मच जाता है और पायलट्स इस प्लेन को संभालने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनका यह प्लेन अब पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जा चुका है। यहाँ पायलट्स अच्छे से कोशिश कर पाते उससे पहले ही उनके सामने एक बहुत बड़ी पहाड़ की चोटी आ जाती है, जिसके चलते ये प्लेन जोर से उस पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। पलक झपकते ही प्लेन का पीछे का एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। साथ ही एक प्लेयर इस टक्कर के साथ ही प्लेन के पीछे के हिस्से के साथ उड़ जाता है और हवा में गायब हो जाता है। दूसरी तरफ प्लेन का सामने का हिस्सा बहुत ही स्पीड में घिसटते घिसटते बर्फ के एक विशाल पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेन की सभी सीटें एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से कई लोग पहले ही पिसकर मर चुके थे। तो अब जो लोग इस एक्सीडेंट में बच गए थे, वे खुद को जैसे तैसे संभालते हैं और केबिन में मौजूद बाकी लोगों की मदद करने लगते हैं। लेकिन प्लेयर्स जल्दी से पायलट के पास पहुंचते हैं और उन पायलट्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए वे देखते हैं कि ये दोनों पायलट पहले ही मर चुके हैं। ये बहुत ही दर्दनाक माहौल हो चुका था, क्योंकि वे सब हंसते खेलते निकले थे, लेकिन अब चारों तरफ सिर्फ खून और लाशें बिखरी पड़ी थीं। इस प्लेन में टोटल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन इस क्रैश के बाद 18 लोग पहले ही मर चुके थे और सिर्फ 27 लोग किसी तरह जिंदा बचे थे। तो अब चूंकि इस जहाज ने शाम को टेक ऑफ किया था, इसलिए कुछ ही देर में रात हो जाती है। बाहर का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से नीचे गिर जाता है और ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वे लोग इसे किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जिंदा बचे लोग वहां मौजूद अलग अलग सामान और डेड बॉडीज का इस्तेमाल करके प्लेन के सारे छेद बंद कर देते हैं, ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर न आ सके। तो जैसे तैसे आज की रात वे काट लेते हैं, लेकिन सुबह की धूप देखकर जब वे सोकर उठते हैं, तब वे देखते हैं कि इस रात के दौरान ही और 4-5 लोग भयंकर ठंड की वजह से मर चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब बाहर का वह विशाल तूफान थम चुका था, बाहर का मौसम नॉर्मल हो चुका था, इसलिए अब बचे हुए लोग प्लेन से बाहर आ जाते हैं और अब उन्हें दूर दूर तक चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब इन लोगों को बहुत ही जल्दी इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि वे बर्फ के इस रेगिस्तान के अंदर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। उनके आसपास न तो कोई घर मकान है, न कोई जानवर या पेड़ पौधे जिससे वे यहाँ सरवाइव कर सकें। तो अब सबसे पहले ये सब प्लेन की सीटों को बाहर निकाल देते हैं, ताकि प्लेन के अंदर सबके सोने की एक जगह बनाई जा सके। उसके बाद वे जख्मी लोगों को धूप में लिटा देते हैं, ताकि उनकी बॉडी थोड़ी गर्म हो सके और ये लोग पानी पीने के लिए यहाँ की बर्फ को पिघलाकर एक एक बूंद पानी इकट्ठा करने लगते हैं। इसके बाद वे सभी लोगों का सामान एक जगह पर लेकर आते हैं, इस उम्मीद में कि कोई काम की चीज वहां मिल जाए। वे काम की अलग अलग चीजें ढूंढ ढूंढ कर एक अलग सूटकेस में रख देते हैं। और अब ये लोग इस एक्सीडेंट में जो मर गए थे, उनकी बॉडीज को कुछ लोग मिलकर प्लेन से बहुत दूर ले जाते हैं और उन डेड बॉडीज को बर्फ से ढक कर रखने लगते हैं, ताकि वे उन्हें सड़ने से बचा सकें, क्योंकि जब यहाँ मदद पहुंच जाएगी तब वे उन डेड बॉडीज को अपने साथ सही सलामत ले जा सकें। तो खैर, अब सब कुछ समेट कर वे थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन इतना सारा काम करते करते उन सभी को बहुत तेज भूख लग चुकी थी। तो अब इस प्लेन के अंदर बचे हुए खाने में से एक एक टुकड़ा करके सब में बांट दिया जाता है। वैसे तो खाने के लिए ये टुकड़े बहुत कम थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए इतना सा ही उनके लिए अभी अमृत जैसा था। हालांकि वे सब जानते हैं कि इस खाने को उन्हें तब तक चलाना होगा जब तक कि उनके पास कोई मदद नहीं पहुंच जाती। यहीं पर सबको लगने लगता है कि अब तक शायद सरकार को पता चल गया होगा कि उनका प्लेन क्रैश हो चुका है और बहुत जल्द उन्हें यहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इसलिए वे सब एक साथ बैठकर मदद का इंतजार
इंतजार करने लगते हैं। असल में जिस जगह पर उनका प्लेन क्रैश हुआ था वह मुख्य रूप से एक वैली थी जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ घिरे हुए थे, जिसकी वजह से इस जगह से बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी उनके ऊपर से एक प्लेन उड़कर जाता है। प्लेन को देखकर ये सब जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मौजूदगी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वह प्लेन बहुत ऊंचाई पर था, जिसकी वजह से नीचे फंसे हुए लोगों को वह प्लेन देख ही नहीं पाता और बदकिस्मती से प्लेन उनकी आंखों के सामने से धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो खैर, अब कुछ घंटों के बाद रात भी हो जाती है और ये सब अब एक्स्ट्रा कपड़े पहनकर प्लेन के अंदर ही छिप जाते हैं और अंदर मौजूद लगेज का इस्तेमाल करके प्लेन के सारे छेद बंद कर देते हैं। इसी तरह वे जैसे तैसे ये रात भी काट लेते हैं और अगले दिन सुबह नांदो नाम के एक आदमी को होश आता है जो कि प्लेन क्रैश के बाद से ही बेहोश पड़ा हुआ था। नांदो की हालत इतनी खराब थी कि वह बेचारा अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी बहन के पास भाग कर जाता है और उसे गले लगा लेता है। तो अब नांदो अपने माता पिता के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि उसके माता पिता पहले ही मर चुके हैं। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। उधर बाकी लोग फिर से बर्फ पिघलाकर थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा करते हैं और उसे पीकर किसी तरह दिन गुजारने लगते हैं। वे जमीन पर एक बहुत बड़ा एक्स का साइन भी बना देते हैं ताकि ऊपर से जाने वाला कोई प्लेन उसे देख सके। तो कुछ देर बाद एक और प्लेन उनके ऊपर से उड़ता है। ये देखकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वे तो आईने के रिफ्लेक्शन के जरिए उस प्लेन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह प्लेन भी उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। हालांकि ये लोग खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उस प्लेन ने उन्हें देख लिया है और अब बहुत जल्द उनके पास मदद पहुंच जाएगी। लेकिन इस तरह एक और रात बीत जाती है पर कोई उन्हें बचाने नहीं आता। अब वे समझ जाते हैं कि यहाँ असल में उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा, इसलिए ये लोग सोचते हैं कि हम सब इस बंद इलाके में अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में कुछ बैटरियां पड़ी हुई थीं, तो अगर वे उन बैटरियों को यहाँ लेकर आ सकें तो उस बैटरी की मदद से वे प्लेन का रेडियो चला पाएंगे और बाहरी दुनिया के साथ उस रेडियो के जरिए कांटेक्ट कर पाएंगे। यहाँ का सबका ये आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन यह काम करना इतना भी आसान नहीं था जैसा कि वे सोच रहे थे, क्योंकि जहाज का पिछला हिस्सा जो क्रैश के समय टूटकर अलग हो गया था, किसे पता वह हिस्सा अब कहाँ है। इसके बाद वे लेदर और कांच का इस्तेमाल करके चश्मे जैसी कुछ चीजें बनाते हैं, क्योंकि ये चश्मे ही तेज बर्फ के तूफान से उनकी आंखों को थोड़ा प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो खैर, वो चश्मे पहनकर अब इस ग्रुप के 4 लोग उन बैटरियों को लाने चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तब उन्हें अपना प्लेन कहीं दिखाई ही नहीं देता और अब उन्हें एक बात का एहसास होता है कि इतनी सारी बर्फ के बीच जब वे खुद ही अपने प्लेन को नहीं देख पा रहे हैं तो अब तक जितने भी प्लेन उनके ऊपर से उड़कर गए हैं उन्होंने पक्का इनमें से किसी को देखा ही नहीं होगा। तो अब ये लोग जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तभी वहाँ की बर्फ धंसने लगती है। ये देखकर ये लोग डर जाते हैं और वे फिर से अपने प्लेन की तरफ वापस लौट आते हैं। इस तरह इन लोगों को यहाँ फंसे हुए 6 दिन बीत जाते हैं और अब 1 हफ्ते के बाद प्लेन में मौजूद सारा खाना खत्म हो जाता है। अब यह इलाका पूरी तरह बर्फ से ढका था, इसलिए चारों तरफ कोई जानवर भी नहीं था और न ही कोई पेड़ पौधे थे। इसलिए अब उन्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो खाने के लिए कुछ भी न मिलने पर वे लोग लोकल पत्थरों पर जमी हुई काई को खाने लगते हैं, जिसका टेस्ट बहुत ही घटिया था, लेकिन पेट की भूख के कारण वे उसे भी खाने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ नांदो बोलता है कि अगर मुझे मरे हुए इंसान की बॉडी भी खानी पड़े तब भी मैं खुद को जिंदा रखने के लिए वह भी खाने को तैयार हूँ। ये बात सुनकर सब चिंता में पड़ जाते हैं। जल्द ही इस बात को लेकर उन सब के बीच बहस शुरू हो जाती है कि उन्हें असल में मरे हुए इंसान का मांस खा लेना चाहिए या फिर भूख की तड़प से ऐसे ही मर जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने पर ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा। जिसके बाद बाकायदा वे पेट पर पत्थर बांधकर दिन पर दिन गुजारने लगते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ उनकी भूख भी बढ़ती जाती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि ये सब अपने जूतों के फीते और सिगरेट तक चबाकर खाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कई दिनों तक बिना खाए रहने के कारण ये सब चीजें भी उनकी भूख नहीं मिटा पाती। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और भूख की तड़प से नांदो की बीमार बहन भी यहीं दम तोड़ देती है। नांदो इस हादसे में अपने माता पिता के साथ साथ अपनी प्यारी बहन को भी खो देता है। तो इसी तरह समय बीतता रहता है और ये लोग जैसे तैसे करके खुद को 9 दिन
तक जिंदा रखते हैं। लेकिन इतने दिनों में उनकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनका दिमाग बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब उनकी मौत बस एक कदम दूर खड़ी थी। अब उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वे उन डेड बॉडीज को खाने का फैसला करते हैं। सबसे पहले 4 लोग प्लेन से बाहर चले जाते हैं और वे उन लाशों को काट कर खाने लगते हैं, और उन्हें खाते देखकर कुछ और लोग भी अपना मन बदल लेते हैं और वे भी उनके पास चले जाते हैं और अपना पेट भरने के लिए उन लाशों को खाने लगते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यहाँ 5 ऐसे लोग थे जो अपनी मौत को मंजूर कर सकते थे, लेकिन किसी दूसरे इंसान को खाना ठीक नहीं समझते थे। तो अब अगले दिन से यहाँ के जो लोग लाश खा सकते थे वे मृत लाशों को बहुत दूर ले जाकर काटने लगते हैं ताकि उन बाकी 5 लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ नोमा नाम के एक लड़के को बर्फ में दबा हुआ एक सूटकेस मिलता है। सूटकेस खोलने के बाद अंदर उन्हें एक रेडियो दिखाई देता है। रेडियो को ऑन करने के बाद उन्हें समझ आता है कि उसमें कोई सिग्नल नहीं है, जिसके लिए ये लोग अलग अलग सामान जोड़कर एक एंटीना बना लेते हैं। और अब इस रेडियो पर उन्हें एक न्यूज सुनाई देती है जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार ने उस प्लेन क्रैश के लोगों को ढूंढने के लिए कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं और करीब 66 के आसपास विमान उनकी खोज करने के लिए भेजे गए थे। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी जब उन लोगों का कोई सुराग नहीं मिला तब सरकार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इसलिए अब सरकार ने उन लोगों को ढूंढना बंद कर दिया है। यह खबर सुनकर ग्रुप के सभी लोगों की हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है और उनके जिंदा रहने की सारी उम्मीदें एक तरह से मिट्टी में मिल जाती हैं। अब वो जिंदा बचे 5 लोग जिन्होंने डेड बॉडी खाने से मना किया था, उनमें से भी 4 लोग मरे हुए इंसान का मांस खा लेते हैं, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए अब उन्हें यहाँ से निकलने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। तो यहाँ उनके बीच के 3 लोग फिर से प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढ निकालने और वहाँ मौजूद बैटरियों को लाने का फैसला करते हैं ताकि वे उसका इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया के साथ कांटेक्ट कर सकें और उन्हें बता सकें कि हम अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद वे तीनों प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ घंटे चलने के बाद उन्हें प्लेन के कुछ टुकड़े